हेलो स्टूडेंट, ये बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में हमने जो देखा था वो देखा था प्रोटीन के बारे में हमने आपको बताया था पार्ट 1 में। और पार्ट 1 में हमने आपसे कहा था कि प्रोटीन जो है हमारे पास क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। अमीनो एसिड्स ऐड होते हैं तो उसके बाद क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड की लंबी चेन क्या कहलाती थी, पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती थी। ठीक है, तो अमीनो एसिड ऐड होकर क्या बनते थे, बनाते थे हमारे पास पेप्टाइड बनाते थे। और उन अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड मिलता था और अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते थे, प्रोटीन की लंबी चेन बनाते थे जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते थे। इस सेक्शन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यूशन में हमारे को जो देखना है वो देखना है न्यूक्लिक एसिड। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं और कहाँ मिलते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में इन्होंने बताया है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये काम किसका है, न्यूक्लिक एसिड का। अब न्यूक्लिक एसिड मिलते कहाँ हैं, तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलते हैं हमारे पास, तो हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें तो न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर हमें मिलता है। अब सेल के अंदर भी कहाँ मिलते हैं ये हमें इसको देखना पड़ेगा। तो सेल के अंदर अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है। इस क्रोमेटिन नेटवर्क से जब पानी निकल जाता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क काय में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। इन क्रोमोसोम के ऊपर हमारे को जो मिलते हैं वो मिलते हैं जीन्स, है ना। और इन जीन्स को ही हम क्या बोलते हैं भाई, ये क्या कहलाता है हमारे पास, डीएनए। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही हमारे पास डीएनए और आरएनए कंसीडर होते हैं। तो बेसिकली बात क्या है कि अगर हम बात करें तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। फ्रीडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर कुछ सब्सटेंस देखे, है ना, और पस सेल से उन्होंने एक सब्सटेंस निकाला जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लिन। इस न्यूक्लिन की प्रॉपर्टी एसिड के समान थी, इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक आएंगे डीएनए और दूसरे आएंगे आरएनए। तो देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दीज आर डीएनए एंड आरएनए। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड काय से मिलकर बनते हैं। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, पर्टिकुलर अगर हम डीएनए की बात करें तो इन्होंने बोला दोनों, वैसे तो इन्होंने दोनों की बात की है। तो काय से मिलकर बनते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस। फिर इन्होंने बोला है इन डीएनए बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्रेजेंट, वाइल इन आरएनए बीटा D राइबोस शुगर इज प्रेजेंट। मतलब शुगर जो है वो पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। नाइट्रोजनस बेस में कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजनस बेस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, दीज आर pyrimidines एंड प्यूरिन्स। pyrimidines की बात करें तो देयर आर 3 bases derived from pyrimidines, these are cytosine, thymine and uracil. In DNA thymine is present but in RNA uracil is present। मतलब अगर हम बात करें तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है। तो आगे इन्होंने बोला है प्यूरिन्स, तो देयर आर 2 bases derived from purine, these are adenine and guanine। फिर आगे की बात आई है, अगर हम एक बात करें कि आगे और हम देखें तो न्यूक्लियोसाइड की बात इन्होंने की है। तो इन्होंने बोला है ए यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ टू बेस 1 dash पोजीशन इन शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। ये जैसा कि अभी अपनी बात हुई थी कि डीएनए के अंदर शुगर कौन सी है, 5 कार्बन वाली है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5 कार्बन। तो इन्होंने बोला अगर पहले कार्बन पर अटैचमेंट हो बेस का तो वो हमारे पास क्या बोलता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है ना। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या, यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1 dash पोजीशन ऑफ शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज linked to phosphoric acid at 5 days position of sugar moiety, the unit is called nucleotide. पहले पर अगर पहले कार्बन पर बेस जुड़ा है तो वो न्यूक्लियोसाइड, और पांचवें कार्बन पर अगर कोई हमारे पास जो है फास्फोरिक एसिड ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? कंप्लीटली हमारे पास उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अगर हम सिंपल वे में इसको समझना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं भाई हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, तो हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर हम बात करें तो दो कंपोनेंट है। एक है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड, तो जैसा न्यूक्लियोसाइड क्या है भाई हमारे पास, तो इसके अंदर नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, और साथ में क्या है? शुगर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है? नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, प्लस शुगर है, साथ ही में इसके साथ हमारे पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये तीनों चीज़ें ऐड होकर हमारे पास क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। आगे की हम बात करेंगे इसी में। इन्होंने बोला है डीएनए इट कंटेन पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज, मतलब इसके अंदर 5 कार्बन वाली शुगर है और वो कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। एंड एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन बेसिस। ये हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है। ए फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एट C5 शुगर यूनिट, और 5वें कार्बन पर है ना, अगर आप देखेंगे तो 5वें कार्बन पर ये हमारे पास क्या है? एक 5वें कार्बन पर जो इन्होंने बोला है क्या है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो 5वें कार्बन पर ये हमारे को एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर दिख जाएगा। तो अगर आगे उन्होंने क्या बोला है? आगे उन्होंने बोला द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप। जो रिपीटिंग यूनिट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की, वो एक दूसरे से काय से जुड़ती है? फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ती हैं। दस दे आर बायोपॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड हैव डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है? डबल हेलिक्स रहता है। और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के बारे में हम सबसे ज़्यादा जो डीएनए का मॉडल को मानते हैं तो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल जो है डीएनए का, वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। अभी अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एडेनाइन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन, वेयर साइटोसिन फॉर्म्स हाइड्रोजन विथ ग्वानिन। एडेनिन क्या करता है? हमारे पास थाइमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से, जबकि साइटोसिन जो है वो जुड़ता है ग्वानिन से, काय से? ट्रिपल बॉन्ड से। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक कैरेक्टर एंड फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन द सेल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। ये क्या बोल रहे हैं भाई? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ये काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, इंस्ट्रक्शन को सेंड करते हैं सेल के अंदर, काय के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। अब हम आगे की बात करें इसके अंदर कि क्या हुआ है, तो अगर हम आगे देखेंगे तो हमारे पास जैसा कि अभी इन्होंने बताया है हमारे को कि डीएनए काय से मिलकर बना होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर हम डीएनए की बात करें भाई, तो डीएनए के अंदर 2 हेलिकल रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से कॉइल रहते हैं, लिपटे रहते हैं। और अगर डीएनए के अंदर 6 पार्ट हैं, है ना, तो वो 6 पार्ट की अगर हम बात करें, देखिए एक अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम उसको कैसे बनाएंगे? हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर डीएनए का डबल हेलिकल रहेगा, ऐसा, इस प्रकार से ये दोनों हेलिकल हैं डीएनए के। अब
हेलिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडेनिन अटैच होता है डबल बॉन्ड से काय से, थाइमिन से, और साइटोसिन अटैच होता है काय से, ट्रिपल बॉन्ड से काय से, ग्वानिन से। यही सीक्वेंस चलता रहता है, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, ये डीएनए के अंदर रहता है। तो अगर हम बात करें बेसिकली डीएनए के अंदर क्या है, तो हमने बोला नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, शुगर है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। और नाइट्रोजन बेस में भी बात करें तो कौन कौन से हैं, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, ये चारों काय के अंदर आ गए, नाइट्रोजन बेस में आ गए। तो ये चारों, चार ये, 5 ये और ये 6, ये काय से जुड़े रहते हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। और हम आपको आगे भी बता दें कि अगर हम डीएनए को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये दोनों हेलिकल क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। और अगर हम इसको ठंडा करते हैं तो ये तो गर्म करने पे था, हीट करने पे था, अगर हम इसको कूल करेंगे तो ये दोनों हेलिकल आपस में फिर जुड़ जाएंगे और ये क्या कहलाएगा, रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ये वाली बात थी डीएनए की। और अभी हमने बात की थी कि ये ट्रांसमिशन करते हैं कैरेक्टर का एक पेडिग्री से दूसरी पेडिग्री में, ठीक है। तो ये वाली बात थी इसके अंदर। आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आगे कंटिन्यू जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा, इन्होंने बोला है आरएनए। आरएनए की बात की तो इन्होंने बोला इट कंटेन्स राइबोस शुगर बेसिस फ्रॉम pyrimidine bases, uracil and cytosine, and 2 bases from purine bases, adenine and guanine. A phosphate group at C5 of the sugar unit. The repeating units nucleotides are linked by phosphate group. They are the polymers of the ribonucleotide and have a single helical structure. RNA is associated with the process of learning and memory storage and helps in biosynthesis of protein. क्या कहना चाहते हैं भाई, ये आरएनए की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, हम अगर आरएनए के बारे में बात करना चाहेंगे तो आरएनए के बारे में इन्होंने बोला आरएनए डबल हेलिकल नहीं रहता, आरएनए कैसा रहता है, सिंगल हेलिकल रहता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए हमारे पास 3 टाइप का आरएनए है। कौन कौन से वो 3 टाइप हैं आरएनए की वो 3 टाइप है। सबसे पहला आरएनए है मैसेंजर आरएनए, और दूसरा जो आरएनए है वो है ट्रांसफर आरएनए। तीसरा आरएनए जो है वो हमारे पास है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आरएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में जो है ये सभी मदद करते हैं। किस प्रकार से मदद करते हैं, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ। अगर हम बात करें कि प्रोटीन सिंथेसिस में किस प्रकार से मदद करते हैं, इसको अगर हमें देखना है तो हमको थोड़ा सा ज़रा फिर सेल को एक बार देखना पड़ेगा। देखिए, अगर हमने बोला ये हमारे पास सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के अंदर ये डबल हेलिकल डीएनए आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर ये डबल हेलिकल डीएनए जो है बीच में से इस प्रकार से ओपन हो जाता है और इसके अंदर क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है ना। अभी मैंने आपको बताया था आरएनए 3 टाइप का है। ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पोर रहता है, उसके थ्रू ये बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। आने के बाद ये क्या करता है, आने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास रहता है सेल के अंदर इस प्रकार से, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट रहता है राइबोसोम। तो ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस पोर से बाहर आया और ये मैसेज करता है किसको, ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए कैसा है, हमारे पास इस प्रकार से क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। तो ट्रांसफर आरएनए को ये मैसेज करता है, और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड सेल के अंदर यहाँ पर रहते हैं।
इन अमीनो एसिड को वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, लाता है और घुल जाता है, इसीलिए ट्रांसफ़र आरएनए का दूसरा नाम क्या होता है, सोल्यूबल आरएनए। एंड देन फिर ये सेल जाएगा वापस और सेल के अंदर से अमीनो एसिड को फिर लाएगा और फिर ला के यहाँ छोड़ देगा। इस प्रकार से अमीनो एसिड की लंबी चेन बन जाती है। इस अमीनो एसिड की लंबी चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं और यही क्या है हमारे पास, प्रोटीन है। तो ये वाली बात थी प्रोटीन सिंथेसिस की। आगे हम आएंगे तो इन्होंने बोला फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इन्होंने बोला है टू मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, replication of hereditary transfer, the double helix DNA is the storage of the genetic information of the organism which is or contained in the sequence of bases A, T, C, G on the strands of DNA। इन्होंने बोला जो DNA का डबल हेलिकल है हमारे पास, उसके पास क्या रहता है, वो स्टोर हाउस से कहेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंदर बेस का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है। और बेस कौन से, एडिनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, वो डीएनए के स्ट्रैंड्स के ऊपर लगे रहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑन इटसेल्फ इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए मॉलिक्यूल्स का हमारे पास वो प्रोसेस जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है दो आइडेंटिकल डीएनए, उसके समान, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस बोला है, इन्होंने बोला दिस इज ब्रॉट अबाउट इन टू स्टेप। पहला है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में इन्होंने बोला कॉपिंग ऑफ सीक्वेंस बेसिस फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड इनटू आरएनए। मैंने आपको बताया था प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर क्या होता है, डीएनए के दोनों हम हेलिकल खुल जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और उसके अंदर क्या बनता है, ये मैसेंजर आरएनए है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना वो क्या कहलाता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना वो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन, है ना, ठीक है। तो यही बात इन्होंने बोली, कॉपिंग ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम बेसिस फ्रॉम डीएनए extending to RNA molecule is called transcription. During transcription, the double helical of DNA partially unwind and two strands serve as a template for the synthesis of RNA called messenger RNA, which is complement to segment of the DNA chain. Translation बोल रहा है this is the process of messenger RNA direct protein synthesis into cytoplasm, direct protein synthesis of the cytoplasm in the cell which involvement transfer RNA and ribosomal RNA। डीएनए मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, है ना, वो यहाँ तक का स्टेप क्या कहलाता है, इसको ये बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। और इन दोनों प्रोसेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। आगे इन्होंने बात की है, कोडॉन की बात की है और जीन की बात की है। तो कोडॉन जीन के बारे में क्या बोलते हैं भाई, कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर रीड इन ए सीरियल ऑर्डर इन सेट्स ऑफ 3 एट ए टाइम, ईच ट्रिपलेट इज कॉल्ड कोडॉन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का मैसेंजर आने के अंदर सीक्वेंस वो क्या कहलाता है हमारे पास, कोडॉन कहलाता है। इट स्पेसिफाइज वन अमीनो एसिड, द मैसेंजर आरएनए कोडॉन रिकॉग्नाइज द अमीनो एसिड थ्रू आरएनए विच कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये स्पेसिफाई करता अमीनो एसिड को, मैसेंजर आरएनए कोडॉन रिकॉग्नाइज द अमीनो एसिड थ्रू ट्रांसफर आरएनए विच दे कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड। और इसके द्वारा जो है ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ले ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पर, राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। आगे की बात करें तो वो बात इन्होंने बोला है जीन्स में। तो इन्होंने बोला है द सीक्वेंस ऑफ बेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल विच रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड ए जीन। एवरी प्रोटीन इन द सेल हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग जीन। द रिलेशनशिप बिटवीन a nucleotide triplet codon and the amino acid is called genetic code। तो इन्होंने बोला द सीक्वेंस ऑफ बेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर
बेसिस का सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो रेगुलेट करता है काय के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए, वो क्या कहलाता है हमारे पास जीन। एवरी प्रोटीन इन सेल हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग जीन, हर हमारे पास प्रोटीन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जीन होता है सेल के अंदर। द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट, कोडॉन और अमीनो एसिड, ये मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास जेनेटिक कोड। देन म्यूटेशन की अगली बात इन्होंने की है, और म्यूटेशन के लिए इन्होंने बोला है कि द केमिकल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए इन द डीएनए मॉलिक्यूल कैन लीड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड altered amino acid sequence is called a mutation. This is brought by the spontaneously by exposure to ultraviolet rays, X-rays and chemicals. किसी भी तरीके से अगर हमारे पास सीक्वेंस के अंदर चेंज हो जाता है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास म्यूटेशन कहलाता है। यहाँ तक की बात थी हमारे पास काय के अंदर इसके न्यूक्लिक एसिड के अंदर। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आगे हैं वो हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या कहते हैं भाई, तो इन्होंने बोला विटामिन्स आर जनरली रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन और नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम growth and health of the organism. Vitamins are classified into two groups depending on their solubility, fat और water. विटामिन्स को हम दो प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, है ना। एक ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर घुल जाते हैं और दूसरे जो पानी के अंदर घुलते हैं। तो फैट के अंदर वाले विटामिन कौन कौन से हैं, फैट के सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई, के आर soluble in fat and oils but insoluble in water. They stored in liver and adipose tissue. लीवर बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है और यहाँ पर हम इनको स्टोर करते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बिलोंगिंग टू ग्रुप बी एंड विटामिन सी आर सॉल्युबल इन वाटर। दे मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड टू यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, है ना। ये जो विटामिन है हमारे पास इनकी रेगुलर सप्लाई चाहिए डाइट में के अंदर, क्योंकि हम इनको जो है ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते एक्सेप्ट विटामिन B12 इन अवर बॉडी। फिर इन्होंने आगे जो कहा है वो कहा सम इम्पॉर्टेंट विटामिन देयर सोर्सेज एंड देयर डिफिशियंसी कॉजेज। देखिए अगर कोई बीमारी विटामिन की एक्सेस की वजह से आ रही है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस, पर अगर कोई बीमारी विटामिन की कमी की वजह से आ रही तो वो क्या कहलाती है हाइपोविटामिनोसिस। तो हमारे पास हमें हर विटामिन की कमी और एक्सेस के बारे में देखना पड़ेगा। खैर जितना है अपन इसके बारे में बात करें, विटामिन ए की बात की है तो पहले तो सोर्स काय से मिलता है, फिश, लिवर ऑयल, कैरोट, बटर, मिल्क ये। और डिफिशियंसीज डिजीज कौन कौन सी, ज़ीरोप्थेल्मिया है, इसमें क्या होता है हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं निक्टेलोपिया और हिंदी में रतौंधी के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा नाइट का विजन क्या हो जाता है कम हो जाता है। और अगर इस विटामिन की पूर्ति हो जाए तो ये बीमारी कवर हो जाती है। विटामिन B1 की बात करें, थायमिन इसका नाम है, ईस्ट मिल्क से मिलती है, बेरी बेरी, है ना। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मीनिंग क्या है, भूख ना लगना। रिटार्डेड ग्रोथ यानी ग्रोथ कम हो जाना, इसके फीचर्स हैं। विटामिन B2 मिल्क एक क्या होता है भाई, कीलोसिस रोग होता है, फिशरिंग ऑफ कॉर्निया एंड माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, ये इसके कैरेक्टर हैं। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ईस्ट मिल्क एग से सीरियल से मिलता है, और क्या होता है कन्वर्जेंस। विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 मीट, फिश, एग, करड से मिलता है। पर्नीशियस अनीमिया, अनीमिया का एक टाइप है। अनीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम होना, वो क्या कहलाता है अनीमिया कहलाता है। और इन्होंने बोला पर्टिकुलर अमोनिया कौन सा है भाई, पर्नीशियस अनीमिया। तो आरबीसी डिफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी क्या हो जाती है कम हो जाती है। एंड देन विटामिन सी, इससे आप लोग परिचित होंगे, एस्कॉर्बिक एसिड्स का नाम है। साइट्रस फ्रूट्स, आंवला इसके अंदर मिलता है, ग्रीन वेज लीफी वेजिटेबल्स में। स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, गम्स से क्या होता है खून आता है। विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग मिल्क, इसकी कमी से क्या होता है रिकेटस, किसके अंदर बच्चों के अंदर। एंड ऑफ्टोमोलेसिया किसके अंदर,
यंग वंस के अंदर या जो ढलती उम्र के लोग उसके अंदर ऑफ्टियोमलेशिया देखने को मिलता है, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, जॉइंट पेन इन एडल्ट्स, और बच्चों के अंदर जो है रिकेटस में बोन डिफॉर्म, बोन हड्डियाँ तिरछी हो जाती है पर्टिकुलर पेयर की। देन विटामिन ई जो है वेजिटेबल, इसका दूसरा नाम है टोकोफेरोल। ध्यान रखें विटामिन ई की कमी से स्टर्लिटी आती है, और ये स्टर्लिटी जो है फीमेल्स के अंदर रिकवर हो जाती है, लेकिन अगर ये मेल्स के अंदर एक बार स्टर्लिटी आ जाए तो वो रिकवर नहीं होती। विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर, इनके अंदर मिलता है। इंक्रीज फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। विटामिन के जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। अगर विटामिन ये कम लेते हैं तो हमारे पास ब्लड का क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। ब्लड क्लॉट मतलब खून का थक्का बनने से इसका रिलेशन है। इसको हम यहीं तक देखेंगे, इसके बाद अगला हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कर दो ना बंद। ये हाँ